अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम इख्तिसासी शोबे से इख्तिसासी अहमियत की हामिल शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं और उनसे सवालात करते हैं। टॉक ऑफ द टाउन जो हॉट इश्यूज़ होते हैं उस पर सवालात करते हैं और जवाब लेकर आप तक डिलीवर करना चाहते हैं ताकि आप टोटलिटी के साथ जो है पिक्चर को देख सकें। आज हमारे साथ खुशकिस्मती देखिए कि हमारे माहिर इक़्तिसादियात हैं, शाहिद अली साहब हैं, मारूफ़ हैं। हम इसीलिए उनको रिपीटेडली कभी कभी बुला लेते हैं जब ऐसा कोई हॉट इशू होता है तो आपको बुलाया। आप चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हैं और मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाते रहें और पढ़ाने से जो ताल्लुक़ है आपका एक शायद इनकी घुट्टी में जिसे कहते हैं वो बैठा हुआ है, इससे नहीं निकल सकते हैं। और जो उस्ताद की जो अज़मत है तो उसके तो सभी क़ायल हैं। हम भी आपको सलाम करते हैं। थैंक यू। और आज जो सूरत हाल है, बजट का जो है भंडारा एक खुला हुआ है, एक तमाशा मचा हुआ है। ये बजट है जो ऑर्गेनाइज ही नहीं है, जिसको कहीं सिरे ही नहीं मिल रहे होते हैं। क्या क्या है ये बजट है? एक छोटा सवाल तो पहले यही रख दें, ये बजट है, ये दस्तावेज़ है, ये तजावीज़ हैं, ये तजावीज़ात हैं? नहीं तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी नज़र में? कुछ आप कंसाइजली कुछ बताएं तो हम ताकि आगे बढ़ें। देखिए, पहली बात तो ये है कि कन्फ्यूजन इस हद तक है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से शिकायत की कि नून लीग ने बजट में इसके मराहिल में हमसे कोई राय नहीं ली, को डिस्कस नहीं किया। तो हमें तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमसे कब राय ली गई, हमें भी कोई किसी में एतमाद में नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि किसी तीसरी ताकत ने बजट बनाया है, उसमें ये दोनों इन्वॉल्व ही नहीं है। ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि बनाया गया नहीं है, बनाया हमको गया है। बजट नहीं बनाया गया, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, हमें अहमक समझा गया है। और ये जो दस्तावेज़ ला के जो इनके टेबलों पर पटक दी गई है कि ये करो, ये डिलीवर करो, ये बात करो, इस पर टैक्स लगाओ, इस पर ना लगाओ, और जो आसानी से टैक्स देखते हैं उनको और जो है उनका गला घोट दो। जैसे सैलरीड पर्सन है उन पर क्या टैक्स है, कितने टैक्स है, वो वाहिद हैं कि वो कहीं बच के नहीं निकल सकते। कोई जो उनकी मनी ट्रायल ऐसी नहीं है जो सबसे आंखों से जो है ओझल हो और वो कुछ हो जाए, अरबपति हो जाए, करबपति हो जाए, उनको तो वही रहना है। ये जो सैलरीड पर्सन के साथ जुल्म हुआ है, इसी को एक पहला सवाल बना लेते हैं। क्या ये ठीक हुआ है? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है। इसलिए कि हम कभी भी कोई टैक्स लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट माशरे पर देखते हैं और उससे ये भी कि कितने पैसे उससे रिकवर हो सकते हैं। तो आप ये सोचें कि करोड़ों लोग जो पाकिस्तान में तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाह से अगर 20 से 25% आप टैक्स फर्दर ले लेंगे, उससे आपको टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। वजीर खजाना साहब कहते हैं कि इससे तकरीबन 70 अरब रुपए हम जमा कर लेंगे। 70 अरब या 700 अरब या 7,000 अरब? सिर्फ 70 अरब ये सब जो टैक्स डालेंगे और वो भी सैलरीड पर्सन पर डालेंगे तो 70 अरब की खातिर जो है वो गला घोट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एरिया को एग्जेम्प्टेड है, बहुत सारे टैक्स हॉलीडेज में गए हुए, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और कहा ये गया था इस कौम से कि बजट सबसे लेंगे। अभी वजीर खजाना की वो बोलती बंद हो गई। एक ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो हाँ हम कुछ करेंगे, 3 महीने में हम कुछ करके दिखाएंगे। आपने जो करके दिखाया आपको खुद भी नहीं मालूम है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज डोंट्स नहीं मालूम है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है भाई। देखिए, वज़ीर आज़म साहब हो चाहे वज़ीर ख़जाना हो, IMF भी, बल्कि सब ये कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर जो इनकम है उस पर टैक्स होना चाहिए। लेकिन आप सोचें, इसको उन्होंने सूबों को दिया हुआ है और सूबों के बजट में मैंने देखा है पंजाब में जो टोटल इस साल एग्रीकल्चर से टैक्स वसूल हुआ है वो सिर्फ 5 अरब के करीब है और सिंध में कोई 3 अरब टैक्स लिया। आप सोचें कि अगर पंजाब का बजट 5,500 अरब का है, उसमें सिर्फ अगर 5 अरब आप एग्रीकल्चर से ले रहे हैं और सिंध वाले 3,000 के बजट में सिर्फ 3 अरब जो एग्रीकल्चर से ले रहे हैं, तो ये जो वडेरे इतना पैसा कमा रहे हैं एग्रीकल्चर से, उनको कोई टैक्स दे ही नहीं रहे वो। और एक आदमी, आम आदमी तनख्वाहदार, वो बेचारे की अगर लाख रुपए महीना तनख्वाह है या 1.5 लाख है, उसके ऊपर आपने टैक्स का रेट और बढ़ा दिया। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जमींदार हैं, ये वडेरे हैं जिनको आप कहते हैं, ये हुकूमत को बुरा लगता है कि इनको वडेरे नहीं कहो, इनको भी गरीब कहो, ताकि जो है वो कौम से जो है मुमासिलत तो उनमें पाई जाए। और ये मज़े की बात है कि यहाँ इनका कुछ स्टेक पर लगा हुआ भी नहीं होता
और ये मनी ट्रायल जो है जो डीलर ड्रेन हो रही होती है। नहीं तो न सिर्फ ये कि ये जो पूरे जमींदार हैं ये टैक्स नहीं देते, बल्कि इसके आगे भी जितनी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग जो एग्रीकल्चर चीज़ों की है उस पर तो टैक्स होना चाहिए, वो भी कोई टैक्स नहीं देता, ना कोई आड़ती टैक्स देता है, ना कोई उसके आगे होलसेलर टैक्स देता है। तो पूरा सिस्टम टैक्स नेट से बाहर है, उनको कोई टैक्स नहीं कर रहा, सैलरीड वालों को लगा दिया। दूसरा ये कि एक जो बहुत ही खतरनाक टैक्स, क्लब जो है जितने हैं अकाउंट्स वो सारे जो एग्जेम्प्टेड है। जी जी, उनको बिल्कुल, उनको कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, हमें क्यों पूछते हैं सैलरीड पर्सन को, और इदारे बंद कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ऊपर से आप सैलरीड को लगा रहे हैं, तो ये तो 70 अरब भी नहीं वसूल हो सकेगा जितने बेरोजगारी आप फैला रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि 70 अरब वसूल करना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसके मुकाबले में ये 70 अरब के मुकाबले में हम पर कर्जा कितना है, हाँ, देना कितना है, देखिए अभी सूद कितना दे रहे हैं, ये तो बड़े बड़े अहम सवाल आते हैं ना। इस 70 अरब की खातिर आपने क्या कुछ नहीं बड़ा मजे लेने के लिए आपने विंडोज खोल रखी हैं, बताइए जरा। देखिए जैसे आपने बात की हम पर कर्जा कितना है, अभी हमारे पर जो कर्जा है वो तकरीबन 64,000 अरब का है, 64 ट्रिलियन। लगता है उसमें 44 ट्रिलियन जो है, 64,000 नहीं कह पा रहे आप। जी जी, जो 64 ट्रिलियन है जिसमें 44 ट्रिलियन लोकल है। और मैं एक और आपको ख़ास बात बताऊं कि इतना कर्जा जो लिया गया है लोकली, उसमें जो है जो हमारे बैंक के डिपॉजिट्स हैं लोगों के, कल की अभी रिपोर्ट आई है, एक छपी है स्टेट बैंक की रिपोर्ट, किसी ने अखबार में छापी है, उसके मुताबिक बैंकों के डिपॉजिट का मोर देन 98% जो है वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पेपर्स में है, यानी उन्हें गवर्नमेंट को उधार दिया हुआ है। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है। और गवर्नमेंट पेपर्स का मतलब है जब चाहे बैठ जाए, जब चाहे मतलब जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हर 15 दिन में ऑक्शन करती है ट्रेजरी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की, वो बैंक जो है वो ख़रीदते हैं और उसमें ख़रीद कर जो है वो पैसा कमाते हैं। इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, लिहाजा बैंकों के नफ़े इतने ज़्यादा हो गए कि आप एक दफ़ा ये देखिए कि जो बैंक का शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट जो ऊपर जा रही है ना, वो भी हमसे पूछते हैं कि यार अगर मुल्क ख़राब है तो ये शेयर मार्केट ऊपर कैसे जा रही है? भाई इसलिए जा रही है कि मीज़ान बैंक का शेयर 82 रुपये से 245 रुपये का हो गया। इसी तरह UBL का, MCB का, अभी बैंक का, इनके सबके शेयर 3-3 गुना उनकी प्राइस बढ़ गई। नहीं, उनका नफा इतना बढ़ गया है ना, इनको प्रॉफिट दिया जाए, ट्रेजरी बिल से जो है इनको फायदा पहुंचाया जाए, और फिर जो है जब उनके पास आ जाए तो फिर ये कर्ज के लिए ये मसला यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतने कर्ज के लिए डेस्परेट है और वो ले ये जा रही है कर्जा। और जैसे अभी जो बजट अभी मौजूदा है, से तो कर्जा नहीं मिलता, नहीं तो कमर्शियल बैंक दे रहे हैं ना। हाँ। कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट से उन्होंने कर्जा लिया। अभी ये जो मौजूदा बजट बना है, इसमें इसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 26,300 अरब है, उसमें 8,500 का नया कर्जा लेंगे हम। आप मुझे बताइए, पहले हमारे पास 64,000 अरब का कर्जा है, 8,500 ये और ले लेंगे तो ये फिर 72,500 हो जाएगा। फिर उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा इस साल? तो जो सूद की रकम रखी गई है वो 9,775 अरब है, यानी 9,10,000 अरब हमारी आमदनी का सिर्फ सूद में चला जाएगा, सूद पे जाएगा। यस। और जो है इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क सूद में डूब रहा है, अल्लाह से बगावत है, बड़ी बड़ी कौंसलें बनी हुई हैं, शरिया कौंसिल बनी हुई है। जी जी। और ये जी जो यहाँ जो बैंकों में इस्लामी बैंककारी के नाम से, क्या इस्लामी बैंककारी हो रही है? ये इस्लामी बैंककारी है ये जिसमें सूद के ज़रिए आप इतना चढ़ा रहे हो और सूद के ज़रिए नफ़ा कमा रहे हो और हमें देते हो तो कहते हैं कि सूद से पाक बैंककारी है। ये क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर तो खैर ज़्यादातर उलमा इकराम का इत्तेफाक नहीं है, वो इसको सूद ही समझते हैं, वो इसे इस्लामिक बैंककारी नहीं समझते। जय्यद किस्म के मोहर लगा के जो है बैठे हुए कि भाई नहीं, ये नया निज़ाम जो है उसकी ये तो एग्जेम्प्टेड है, बिल्कुल इस्लामी है, और ये तो सूद से पाक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर ये सूद से पाक होता तो हमारे बजट में भी लिखा होता कि इतनी अमाउंट जो है वो सूद की है और इतनी अमाउंट जो है ना वो मुनाफे की है, या कोई और मद लिखी होती उसमें जो भी, चाहे वो इस्लामिक सुकूक इन्होंने इशू किए हुए, जो इस्लामिक बॉन्ड होते हैं उसे सुकूक कहते हैं,
उसके ऊपर जो भी ये प्रॉफिट दे रहे हैं उसको भी जो टोटल अमाउंट लिखी गई है 9,775 अरब, उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट लिखी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट पे करेगी। तो मुफ्ती तकी साहब को चाहिए जाके बोलेंगे भाई इसको सही करो, ये आपने सूद क्यों लिखा है? अब मैं तो रिजाइन है तो फिर एग्जेम्प्टेड है ये बुजुर्ग, बट ये तो भाई अब हम तो डाल देते हैं इनके ऊपर भाई ये ठीक है भाई, हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है, हमारे उल्मा ने कह दिया है कि सूद नहीं है तो लाओ, सूद नहीं है तो खा लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारी ये हैसियत भी नहीं है, हमारी ये हैसियत भी नहीं थी हम उसका जायज़ा ले सकें। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आप 10,000 मुझसे भी ज़बान पौने 10,000 अरब हमारा सिर्फ सूद में जाएगा। और उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा जो सूद का लिया हुआ है अब तक? जो हमने कर्जा जो लिया हुआ है, जो लोकल कर्जा है वो 44,000 अरब है, जो फॉरेन डेट है पाक रुपीज़ में वो 24,000 अरब है, टोटल जो है ये 68,000 अरब है। अब इसमें फर्दर जो 8,500 इस दफ़ा और लेंगे अभी। ये रुपए हैं? रुपए में, जी हाँ रुपीज़। ये लोकल है ये? जी नहीं, इसमें 44,000 अरब लोकल है, 24,000 अरब फॉरेन डेट है। लेकिन फॉरेन डेट जो है उसके ऊपर जो सूद का रेट है वो बहुत कम है। लेकिन जो हमारा लोकल कर्जा है, आप अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि अगर आप 44,000 अरब पर 20% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं तो 8,800 अरब बन जाएगा। तो अगर 9,775 है तो आप सोचें कि 8,800 या 9,000 अरब तो सिर्फ लोकल कर्जे पर सूद है, बाकी 775 फॉरेन कर्जे पर है। वो कम है इसलिए कि हम 1.5% 2% पे इंटरनेशनल कर्जे लेते हैं। लेकिन लोकल कर्जा जो स्टेट बैंक का डिस्काउंटिंग रेट है इस पर हम पेमेंट करते हैं, वो अभी 20.5% है, इससे पहले वो 22% था। अब बात ये होती है कि भाई ये स्टेट बैंक ने इतना हाई रेट क्यों रखा हुआ है इंटरेस्ट का? तो स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि जो शरह महंगाई है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सस्ताई हो जाए। नहीं, देखिए मिसाल के तौर पर आपने बैंक में 100 रुपये जमा कराए, अगर महंगाई की शरह 25% है, इसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद आपका जो 100 रुपये है उनकी वैल्यू 75 रुपये के बराबर हो जाएगी, इसलिए कि महंगाई तो ऊपर चली गई 25% से और आपका रुपया 100 का 100 रहा। तो वो कहते हैं कि आप जो 25% अगर महंगाई हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% से ज़्यादा हो, ताकि आपके 100 रुपये कम से कम 100 रुपये से 101 तो हो जाएं। इसे पॉजिटिव कहते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी हायर देन द इन्फ्लेशन रेट। तो इसलिए ये जो थ्योरी है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? ये जो अभी आया है तो अब सोई के लिए थोड़ा मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये कोशिश करते तो हम इन्फ्लेशन को और नीचे ला सकते तो थे। सस्ता जो नीचे आ रहा था, मिसाल के तौर पर जो पेट्रोलियम लेवी है जो इस वक्त 60 रुपये फी लीटर है पेट्रोल पर, डीजल पर, तो जिसमें 20 रुपये बढ़ाए जाएंगे। 80 करके क्या आप मुझे बताइए कि अगर वो हम उसे 80 रुपये करेंगे, टोटल हमारा जो एडिशनल टैक्स आएगा वो 300 अरब आएगा, टोटल 1200 अरब आएगा। लेकिन उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ेगी तो सूद की रकम बढ़ जाएगी। अगर हम पेट्रोलियम लेवी को कम करते हैं तो महंगाई में कमी आएगी, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। आप अगर मोटी सी बात समझें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20 के बजाय 15% पर आ जाए तो हमारा जो सूद है उसमें 2,200 अरब की कमी आ जाएगी। तो हम अगर इन्फ्लेशन को नीचे लाकर ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपका फार्मूला है, आपको सब समझ में आ जाए, आप कर दोगे इतना? अगर आपके पास है, अगर आपको जिम्मेदारी देती जाए तो जहांगीर साहब, ये तो 2-2-4 जैसी बात है कि इन्फ्लेशन जब नीचे आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे लाया जाता है। तो ये आप तो ये कह रहे हैं, और जो जितने बड़े बड़े माहिर और कहाँ से आए हुए हैं, छाता बरदार उतरे हुए, उनको समझ में नहीं आ रही है बात कि किस तरह ये गिर जाएगा। नहीं, असल में इस बजट का मकसद पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं करना, डिस्टेबलाइज करने के लिए ये बजट बनाया गया है। इसमें इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं, ये बजट इतना ख़तरनाक है जो आवाम में बेचैनी पैदा कर देगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सवालात तो बड़े गर्मा गर्म है और गर्मी भी है बहुत, बस देखें क्या होता है। कुछ सवालात और भी हैं, वो रखते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे प्रोग्राम में आज शाहिद अली साहब भी इकोनॉमिक्स हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर हैं और सबसे बड़े के चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, और इसीलिए हम यहाँ मदु करते हैं और इनसे वो सवालात करते हैं जो डीप में जाके हमें बताते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हमारे साथ होना क्या चाहिए। सबसे अहम बात ये मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि ये वफाक तो कंगला है, मकरूज़ है, महकूर है जी, सब उससे लड़ रहे होते हैं, तिक्का बोटी करने के लिए तैयार होते हैं, और जो है ये जो सूबे हैं ये मुतमव्विल हैं, ये बड़े अमीर कबीर हैं, इसमें ये झूठ नहीं। ये लोग तो खैर अपना रोना रोते रहते हैं सूबाई हुकूमत वाले, क्या हमारे पास है क्या कि हम हेल्थ में लगाएं, हमारे पास है क्या कि हम एजुकेशन में लगाएं। हेल्थ और एजुकेशन की कहानी भी हम आपके सामने रखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है ये 18 अमेंडमेंट के तहत जो इसकी जो तकसीम है, जिसको जिस तरह तवाज़ुन के साथ रहना चाहिए वो तवाज़ुन तो खो बैठा। अभी सारी जो है कचरा हिस्सा आएगा वफाक के पास आता है और जो है माल इधर आता है। ये कहानी क्या है आप ही बता सकेंगे? देखिए ये एक ऐसा फार्मूला तय हुआ, शुरू में ये बहुत अच्छा लगा 18 अमेंडमेंट कि 18 अमेंडमेंट के तहत सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई और बहुत सारे काम उनको दे दिए गए कि सूबाई हुकूमत खुद लेजिस्लेशन कानून साजी करेगी और इसके अलावा वो एजुकेशन भी, हेल्थ भी, इन्वायरमेंट भी, इरिगेशन भी, एग्रीकल्चर भी, सारे शोबों की ऊपर वो खुद ही सारा काम करेगी। जो ममलिकत के हुकूक थे वो जो है लिहाजा वो अपनी आबादी को ज़्यादा अच्छा सर्व करेगी। फेडरल गवर्नमेंट जो है जो कलेक्शन होगा टैक्स कलेक्ट वो करेगी और सूबों को तकसीम कर देगी। उसका एक फार्मूला तय किया गया कि आबादी की बुनियाद पर 82% हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है 10% गुर्बत के हिसाब से मिलेगा। जो रेवेन्यू ज़्यादा खुद जनरेट करते हैं उनको 5% हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह फार्मूला तय करने के बाद 58% जो FBR का रेवेन्यू इकट्ठा करता है फेडरल गवर्नमेंट, उसका 58% जो है वो सूबों में तकसीम होता है। मिसाल के तौर पर जो अभी नया बजट आया है इसमें FBR का रेवेन्यू टारगेट है 12,900 अरब, इसमें से 7,438 अरब सूबों को मिल जाएगा। अच्छा। सूबों की अपनी आमदनी भी होती है क्योंकि सर्विसेज पर सेल टैक्स सूबे लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स सूबे लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ड्यूटीज़ और एग्रीकल्चर टैक्स ये भी सूबे लेते हैं, और एग्रीकल्चर टैक्स तो वो छोड़ देते हैं, जमा ही नहीं करते। तो इस तरह अच्छा फिर क्या होता है, इसके अलावा फर्दर ग्रांट्स भी लेती हैं ये कि कुछ हमें और भी फर्दर ग्रांट दे दो। इस तरह आप ये सोचें कि अभी जो सिंध का बजट आया है वो 3,000 अरब का बजट है। पिछले साल यही बजट तकरीबन 2,200 अरब का था, इसमें 800 अरब का इजाफा हो गया। लेकिन आप देखिएगा ना कोई नया स्कूल बनेगा, ना कोई नई यूनिवर्सिटी बनेगी, ना कोई नया हॉस्पिटल बनेगा। यहाँ तक कि एक और बात बताऊँ, जो हमारा जो सखर बैराज है उसके 2 गेट जो है वो गिर गए हैं, उसमें से एक तो गायब ही हो गया, बह गया पानी में, जिस पर 1 अरब रुपया भी खर्च हुए थे, उसका कोई पूछने वाला नहीं। उसकी वजह से पूरा नहरी निज़ाम डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से हमारी फसलों को परेशानी होगी, इसलिए कि हर जगह करप्शन होती है। उसमें 3,000 अरब कहाँ जाएंगे इसका हिसाब नहीं देंगे। अब 5,500 अरब मिलेंगे जी। ये तो अमीर कबीर हो जाए, ये तो इमारत के जितनी इमारत में जो है दौलत है इनके पास, सूबों के दरमियान आ गए। उनकी हालत देखो, आप एजुकेशन में देखो, आप जो है ना हेल्थ में देखो, आप जो है अभी ट्रेनिंग सेंटर ये खोल देते हैं। ये जी। एक जगह उन्होंने भिखारी तो बना दिया है लोगों को, 2-4 हज़ार रुपये दी जी वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसके बाद जो है ये हालत है, ये जाते कहाँ हैं। और उसके अंदर भी कितने बड़े बड़े स्कैंडल आए हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो बड़े 18 और 20 वाले वो भी 2-4 हज़ार रुपये इमदाद के लेते रहे। तो यही तो मसला है कि देखिए एक क्यों तरफ ऐसा किया, देखिए ये अमेंडमेंट में ये सोच नहीं थी, फिक्र नहीं थी, जानते नहीं थे कि सूबे को क्या होगा और वफाक का क्या होगा। वफाक तो क्या ही है ना, ममलिकत की कायम रहने के लिए वफाक ज़रूरी होता है ना, तब जो है ये मजबूत तरीके से चल रहे होते हैं सारे फ्लैंक। तो मसला ये हो रहा है कि जो सूबों को पैसा मिलता है इसका हिसाब होना चाहिए कि पैसा खर्च कहाँ पे हुआ। हिसाब तो होता होगा ना, कैसे बात कर रहे हैं, हिसाब ही तो नहीं होता है, हिसाब ही नहीं होता।
ये सिर्फ अल्लाह इसीलिए के सारे हिसाब सूबे बहुत अमीर हैं और उनके मजे लगे पड़े हैं। बेहिसाब करप्शन होती है। एक तरफ जो है वफाकी हुकूमत टैक्स जमा करने के लिए सैलरी क्लास पे टैक्स लगा रही है कि वफाक की हुकूमत तो ये लेना नहीं चाहते, वजारतें भी इनको नहीं चाहिए पीपल्स पार्टी को, और दूसरे भी कहते हैं ये रहने दो। हाँ, हमें सूबे की हुकूमत दे दो, सारे कलमदान हमारे पास होने चाहिए। अब हमारे लोकल गवर्नमेंट भी हमारे कब्जे में होनी चाहिए और उनके कलमदान भी हमारे पास होने चाहिए, और सारी चीज़ें आपने एक सेंट्रलाइज कर ली पावर। और मज़े की बात ये कि टाइम फिश आप ये देख लें कि यहाँ की कराची का के लिए तो बजट ही नहीं है। आप सोचें 3,000 अरब में कराची के लिए क्यों बजट नहीं है? इतना बड़ा शहर है, अगर आबादी के देखिए अरब इन्होंने ये कहा है ताजिरान ने यहाँ के कि आप हम पे एग्जेम्प्टेड कर दें, छूट दें फिक्स, हम ये जमा करके आपको 3,000 अरब दे देंगे और आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे आप हमारी कोई खिदमत करें, बाकी खिदमत हम कर लेंगे। लेकिन मज़े की बात है ना किसी को खिदमत करने का मौका है, और ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। और हालत सड़कें तो देख लें, ये जो कुत्तों की फौज जो घूम रही है इनको कंट्रोल तो कर लें, और जो इसके जो टीका आता है उसका वो तो हो जाए हमारे पास। देखिए जहांगीर साहब, मैंने जैसे आपको बताया कि एनएफसी अवार्ड में 82% जो सूबों को पैसा मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7,438 अरब सूबों का है उसमें 24.55% जो है वो सिंध को मिलेगा, जो तकरीबन 1,800 अरब मिलेगा। इस 1,800 अरब जो अब आबादी के हिसाब से तकसीम आपको मिल रही है, तो सिंध की आधी से ज़्यादा आबादी कराची में रहती है। इसका मतलब है आधे से ज़्यादा बजट तो कराची में खर्च होना चाहिए, तो वो पैसा जाता कहाँ है? कराची का हशर नशर हुआ पड़ा है, कराची के लिए 26 अरब रखे गए। भाई आपको पैसे तो कराची की आबादी में मिल रहे हैं। अंदरूनी सिंध के अस्पतालों को देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो चोरी पहुँचने के बाद होती है, वहाँ तो रास्ते में आती नहीं है दवाई हॉस्पिटल्स में, और झंडा ऐसा लहरा रहे हैं कि हमने हेल्थ में इनकलाब बर्पा कर दिया, एजुकेशन में इनकलाब बर्पा कर दिया। सर डॉक्टर्स की एडमिशन्स दिए जा रहे हैं, ख़रीद फरोख्त हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, लोग दस्तयाब नहीं हैं, बाकी बाहर चले जाते हैं, और जो यहाँ होते हैं वो घोस्ट के तौर पर मज़े कर रहे होते हैं। ये बात आपकी सही है। जिस वक्त जब 7 में धमाका हुआ था, बम धमाका, उसके बाद जो लोग ज़ख्मी हुए थे उसने फौरी तौर पर जब 7 के करीब एक हॉस्पिटल बनाया गया है जो हमारे वज़ीर आला साहब के वालिद के नाम पर, अब्दुल्ला शाह के नाम पे बनाया गया है, जब वहाँ लोग पहुँचे तो वहाँ स्ट्रेचर भी मौजूद नहीं थे, ना कोई एम्बुलेंस थी, ना डॉक्टर था, ना दवाई थी। जब लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, कहने लगे यार इस वक्त जो मामला है वो लोगों की ज़िंदगी का है, आप हमारे ऊपर सियासत कर रहे हो। इसी तरह से दादू में एक गाँव में आग लग गई, 12 घंटे तक आग लगी रही, सारे बच्चे जल गए, सारे मवेशी जल गए, एक कोई भी पानी का टैंक नहीं पहुंचा, कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ये अंदरूनी सिंध का हाल है, और कराची का हाल आप देख रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं। और क्या बुरा हाल है। किसी से भी, ये जितने भी हमारे हुक्मरान, इनसे पूछो कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी जो जुरिस्डिक्शन में क्या हो रहा है, तुम्हारे सूबे में क्या हो रहा है, तुम्हारे जो है यहाँ जो तुम्हारा हल्का है उसमें क्या हो रहा है, तो वो ये नहीं बताएंगे कि हाँ ठीक कह रहे हो, ये हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। वो कहेंगे उस ज़िले में तो देख लो, हाँ, उस सूबे में तो देख लो, और वफाक की हालत तो दूसरों की हालत बता बता के थक रहे हैं, और अपनी हालत नहीं देख रहे कि क्या कर रहे हो, तुम खुद क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हो। नहीं तो यही हाल जो है बलूचिस्तान का है, बल्कि इससे भी बुरा है, बहुत बुरा हाल है। बलूचिस्तान का बजट तकरीबन 1100 अरब का बजट है, और उस बजट का भी हाल देख लो कि 1,100 अरब का बजट है। वहाँ की आबादी बहुत कम है, वहाँ एजुकेशन का सिस्टम ना होने के बराबर है। वहाँ सारे वडेरे जितने भी हैं, जो सरदार हैं, वो सब जो है ना मिनिस्टर बन जाते हैं और सब पैसे तकसीम कर लेते हैं। सारे सरदार अरबपति हैं, और वहाँ पर आप जाएं ना, वहाँ पे कोई स्कूल है ना, कोई वहाँ पर हेल्थ केयर का कोई इंतज़ाम है। वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। वो 18 अमेंडमेंट तो वहाँ भी लागू है ना। जी बिल्कुल, उनको 600 अरब जो है मिलते हैं, 678 अरब इस साल मिलेंगे, और साथ में उनकी अपनी आमदनी मिला के 1100 अरब का बजट बनाया है उन्होंने। 1100 अरब का आप यकीन करें आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि 1100 अरब गए कहाँ। ये 2,500 अरब जो है ये इसको देने हैं वफाक के पास ना, तो ये 2,500 अरब जो कर्जा चढ़ गया है,
8,500 अरब कर्जा लेगा वफाक इस साल लेगा भी, और ये जो पहले से मौजूद है, जो पहले से 68,000 अरब का कर्जा है, तो ये 68 और 8 जो है वो कितना हो जाएगा, 76,000 अरब। तो अगले साल आप मुझे बताएं कि सूद कितना होगा, जब इस साल 9.5-10,000 अरब सूद की रकम है बजट में। सूद तो बताइए, ये सूद तो खा जाएगा इस मुल्क को। हमें ऐसा प्लान करना चाहिए कि हम इस सूद से जान छुड़ाएं, लेकिन हम तो उसी दलदल में फंसे जा रहे हैं। एक दफ़ा शहबाज शरीफ ने कहा है, जब वो एक इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे सऊदी अरब में, और उसमें उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं पाकिस्तान इज इन अ डेथ ट्रैप। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो है वो डेथ ट्रैप में है, वो मौत के चुंगल में फंस गया है। यानी इतना कर्जा है कि अब उससे हम निकल ही नहीं सकते। तो भाई उसके लिए कोई इंतजाम तो करो। फिर एक बात बताएं, टैक्सेस इन्होंने इतने लगाए, जालिमन लगाए, गरीबों पे लगाए, बिजली के नाम पे लगाए। अब बिजली में यूटिलिटी टैक्स भी वसूल किए जाएंगे इलेक्ट्रिक के ज़रिए, ताकि एक दफ़ा एक ट्रैप बना दिया ना, जाल बना दिया है, तब उसी से सारे चिड़ियाएँ पकड़ी जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपने की, जुल्म कर दिया। लेकिन आपने बड़े लोगों से, बड़े अमीर तबके से क्या किया? देखिए, अमीर तो अमीर होते चले जाएंगे, इसलिए कि जो आदमी टैक्स नेट में आ गया उसी पर नया टैक्स लगता है। नहीं है ना, यहाँ तो आप जो नए अमीर प्रोड्यूस होते ना, वो कुछ दिन रहते हैं, फिर वो भी बाहर चले जाते हैं। और बात सारी है कि यहाँ कवानीन इस तरह के हैं कि अगर आपका बाहर से पैसा आएगा तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप करप्शन मनी यहाँ से किसी तरह बाहर ले जाएं और बाहर से रेमिटेंस करके मंगा लें, नो क्वेश्चन आस्क्ड। वो कहते हैं जी तो बाहर से हमारा पैसा है, उसका सवाल नहीं पूछ सकते। इधर इस तरह के कवानीन जी यहीं से जाता है और वापस आ जाता है, लेके आता है। तो इसलिए तो आप सोचें, जो दुबई में इतनी प्रॉपर्टीज बनी है वो कैसे बन गई? इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? इतनी बड़ी रियासत भारत, उसके मुकाबले में हम इतनी सी रियासत, मतलब हजम के लिए जी उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, हमारी सिर्फ 25 करोड़ है। हम उसके मुकाबले में दूसरे नंबर पर दुबई के इन्वेस्टर्स हैं। हमारी 11 अरब की प्रॉपर्टीज है, 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी है, और हम यहाँ एक एक पैसे के लिए तनख्वाहदार मुलाजमीन के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। जिनके नाम है ना, ये जो बड़े भाषण दे रहे होते हैं असेंबलियों में, इनके नाम भी है। वो कहते हैं हमारा तो लीगल है, हमने तो कानून ही अपने लिए बनाया था, उसके मुताबिक फ्रेम है हम तो वी आर द एग्जेंटेड। आप किस कानून के तहत पकड़ेंगे हमको? ये कानून ही हमारा, ये इसके लिखारी हम जो इसके पढ़ाने वाले हम, उनके सिखाने वाले हम। बिल्कुल ऐसा ही है, बेनिफिशियरी हम। यानी जो कानून साज हैं वो अपने फायदे के कवानीन बनाते हैं और फिर उस पर फख्र करते हैं और उसी के फंदे से हमें फंसाते हैं कि कानून में कैसे बोलने वाले हमने। जब गरीब के लिए यह हाल है कि वो बिजली के लिए तरस रहा है और उसका बगैर बिजली फराहम किए हुए इतने बड़े बड़े बिल भेज रहे हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। की उसके बाद एग्जेम्प्टेड बिल जो ना, सफ़ेद धन हो गया, काले से सफ़ेद हो गया, काले से सफ़ेद जी बिल्कुल ऐसे लग गई, समझे, धुलने की लाइनें लग गई, और फिर वो बाहर भी चला गया, और फिर वो लीगल भी हो गया, फिर से जायदाद भी ख़रीद ली, और उस पर पाकिस्तान फ़ख्र भी कर रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग हमारे मुत्तहिदा अमारात में, सऊदी अरब में हम लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं, वहाँ के लोग देखे कैसे कमा रहे हैं। अरे सब के सब काला धंधा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मसला सारा यही है कि यहाँ अमीर लोग अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिसमें गरीबों को जिंदा रहना भी महाल हो जाएगा, और इस बजट के बाद आप देखिएगा माल हो चुका है, अब और कौन सा वबाल आएगा? ये जो बजट अब जब इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई से, आप देखिएगा कि जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, और लगता है क्यास हो जाएगा मुल्क में, इंतशार की तरफ जाएगा। जाहिर है कि जब लोगों की जिंदगी अजीरन हो जाएगी, कितने खतरे में होगा, ममलिकत कहाँ खड़ी होगी। तो इसी वजह से देखिए, इसी वजह से इस नहीं है, बेस नहीं है जहांगीर साहब, इसी वजह से चाइना ने बाकायदा इन्हें एडवाइस किया है, बल्कि वार्न किया है कि आप अपने मुल्क में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाएं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, जो हमने इतना बातें की, इतने एंगल्स हमने रखे हैं, लेकिन ये तो क्या बेसिस ही है, कोई सब समझते हैं, इसके बड़े माहिरीन हैं, करप्शन के भी महारत वाले जो है ये शोबे हैं, उसी की तालीम और तरबियत दी जाती है। तो हम जो है बात करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सवालात हमारे रह गए हैं, अगर आप कहें तो हम जी ज़रूर वो वाले सवालात कर लेते हैं।
नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मक़दम करते हैं। हमारे साथ माहिर इक़्तिसादियत शाहिद अली साहब मौजूद हैं। सवालात का सिलसिला वक्फ़े से पहले जारी था, अब हम कुछ और मुख्तलिफ़ पहलू से देखते हैं। हमने सूबों को मिलने वाली जो आमदनी थी और जो अवार्ड के तहत थी, NFC अवार्ड कहलाता है, उसके तहत तो वो अमीर हो गए। अब दूसरी साइड रहती है कि वफाक के पास, वफाक कर्ज़े ले रहा है, वफाक जो है बड़ी दबाव में आ रहा है, वफाक IMF से मुआहदे कर रहा है, नए नए वेन्यू ढूंढ रहा है, नई नई समझदारी की बातें कर रहा है। ये आपसे ये सवाल ही है, इधर तो आपने एक पिक्चर रखी कि 18 अमेंडमेंट के नतीजे में ये हमारे सूबे जो बज़ाहिर बहुत गरीब नज़र आते हैं और हमेशा ये जवाब देते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वफाक ने उनके पैसे दबाए हुए हैं, NFC अवार्ड के तहत वो पूरा नहीं दे रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वफाक जो है, तो ये मकरूज़ तो वफाक होता जा रहा है। जो कर्ज़ा किसी से IMF का कर्ज़ा है, इसके ज़िम्मे इसकी गारंटी तो जो है ना हुकूमत की सॉवरेन गारंटी होती है और वो तो स्टेट के ज़िम्मे होती है। और फिर ये इतने सारे कर्ज़े लेके फिर बैंक से भी ले रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की ही ले रही होती है। ये सारी दौलत, सारे कर्ज़े उधर जा रहे हैं और ये सब कुछ जमा करने के बाद तो पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर रहा। देखिए मसला यही है कि जो सूबों का काम है, जब वो नहीं कर रहे हैं, वफाक कर्जा लेते हैं। लेकिन वफाक के पास जो है ना 4 बड़े बड़े काम हैं, यानी सब कुछ उसने दे दिया सूबों को, लेकिन 4 आइटम वफाक के पास हैं। लेकिन वो 4 आइटम में बहुत बड़े, इसलिए कि अब वफाक मिसाल के तौर पे मैं आपको इसका अगर तज्जिया पेश करूं कि 12,900 अरब जब वो FPR का रेवेन्यू जमा करेंगे, उसमें से 7,438 अरब सूबों को मिल जाएंगे। तो 12,900 में से 7,400 जब चले जाएंगे, उसके बाद वफाक के पास जो पैसे बचेंगे, फिर वो नॉन टैक्स रेवेन्यू उसका 4,834 अरब वो आएगा। ठीक है ना, वो आएगा, ठीक है। अब मसला ये है कि ये तकरीबन 10,000 अरब के करीब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे ना। देखिए ये बात सही है, लेकिन ये दोनों मिला के 11,000 अरब के करीब बनते हैं। अब 11,000 अरब रुपए बच गए वफाक के पास, लेकिन उसका सिर्फ एक खर्चा इतना बड़ा है कि उसमें से 9,10,000 अरब तो सूद में चले जाएंगे। अब वफाक के पास 1,000 अरब भी नहीं बचे। अच्छा, 10 अरब सूद में 10,000 9,775 एग्जैक्ट फिगर। अच्छा। उसके बाद 2,122 अरब जो है उसको डिफेंस को देने। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? इसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसे 1,000 अरब की पेंशन अदा करनी है। अब वफाकी हुकूमत पेंशन अदा करेगी, उसके लिए भी कर्जा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाती है, इस्लामाबाद का पूरा निज़ाम है, उसको चलाने के लिए 850 अरब का खर्चा है वफाकी हुकूमत चलाने का, वो भी कर्जे से होगा। और कितनी वजारतें कायम की हुई हैं। जी जी, बहुत सारी वजारतें ऐसी हैं। जो सूबे में भी वजीर जो है सेहत है, वफाक में भी है। जब सेहत का निज़ाम ही सूबों के पास है, तो वफाक में वजीर सेहत क्या कर रहा है? वफाक में तालीम का वजीर क्या कर रहा है? आपके पास तो फंड है जो ट्रांसफर कर देते हो, तो फिर आप ये वजारतें ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से जो सब्सिडीज़ हैं 1,300 अरब उसके लिए रखा गया है। ये सब्सिडीज़ किस चीज़ की है भाई? ये तो कह रहे हैं आपने सब्सिडी ख़त्म कर दी, फिर 1,300 अरब रुपए की सब्सिडी। जी, 1,300 अरब रुपए की सब्सिडीज़ हैं। क्या मजबूरी है और किस शोबे में, कुछ आप बता सकेंगे आप? ये देखिए, इसमें ख़ास तौर पर जो है वो तो पावर सेक्टर है, इसलिए कि पावर सेक्टर के मुआहदे हमने इस तरह किए गए हैं कि सब्सिडीज़ देने के बावजूद भी हमें इतनी ज़्यादा बिजली और गैस महंगी करनी पड़ी है कि इस वक्त 5,400 अरब का सर्कुलर डेट क्रिएट हो गया है। अलमिया ये है कि हमारे पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है और जो है उसके हमने जो मुआहदे किए हुए हैं कि वो अगर खर्च नहीं होगी तो उसको भी देना जाए, अगर वो चोरी हो रही हुई तो उसके भी जो है हम पर चढ़ के जाए। जहांगीर साहब एक बात सुने, मैं आपको ये एक तरह का लतीफ़ा है। इस वक्त हमारे पास जो बिजली पैदा करने के जो प्लांट लगे हैं, जो सलाहियत है वो है 41,300 मेगावाट।
लेकिन जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो 31,000 मेगावाट है, वो भी सिर्फ गर्मियों में। लेकिन सुनिए, ज़रा सुनिए, अब आप ये कहेंगे यार जब 41,300 मेगावाट आप बना सकते हैं, 31,000 मेगावाट की आपकी ज़रूरत है, तो फिर तो आपके पास लोड शेडिंग तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है पता है आपको? इसलिए कि जिन लाइनों से बिजली को पहुंचाना है फैक्ट्री तक, नहीं, जो लाइनें जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, जिससे बिजली पहुंचेगी फैक्ट्री तक, घरों तक, इदारों तक, बाजारों तक, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 20,000 मेगावाट है। आप बिजली बना लेंगे, उसे तारों के जरिए पहुंचाएंगे कैसे? उसकी कैपेसिटी नहीं है, का इंतजाम नहीं है, उसका इंतजाम किया ही नहीं है। कारखाने लगाए जा रहे हैं, उसको ट्रांसमिशन लाइनें नहीं बिछाई गई, तो पहुंचे कैसे यहाँ? तो बिजली जाहिर है फिर इतना वैक्यूम क्रिएट हो गया। यस, ये एक अजीब बात है। आप किसी को दुनिया में कहेंगे, वो हंसेगा कि यार ये कैसे बेवकूफ लोग हैं। भाई आप अगर कारखाना लगाएंगे तो सबसे पहले इंतजाम करेंगे ना कि ये बिजली वहां तक पहुंचे, कंज्यूमर तक। सप्लाई का कोई इंतजाम नहीं, सप्लाई का निजाम नहीं है। आपको पता है थर्मकोल में हमने एक पावर प्लांट जो है उसका वजीर आजम साहब ने इफ्तिताह कर दिया। जब इफ्तिताह कर दिया, उसके बाद इफ्तिताह करने के बाद वो चला और बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया कि वहाँ से थर्मकोल से मिट्टी तक जो लाइन बिछानी थी वो नहीं बिछी थी, और लिहाजा वो हम उस प्लांट को जो है ना उसको कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बॉडी को खून फराहम किया जा रहा है, लेकिन जो रगें हैं, सप्लाई की रगें हैं पहुँचने की, वो बिल्कुल है ही नहीं है। और आप जो है उसको डेड बॉडी को लिए फिर रहे हैं, उस पर शोर मचा रहे हैं और उस पर कर्जे ले रहे हैं और अपने उससे फ़ायदे उठा रहे हैं। तो ये तो डेड बॉडी से फ़ायदे उठा रहे हैं। यही मसला है कि अब उस पर क्या है, इस साल भी तकरीबन 2,000 अरब जो है ना वो हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए कि मुआहदे ये किए गए कि हम या तो बिजली लेंगे, नहीं लेंगे तब भी आपको कैपेसिटी पेमेंट करेंगे, होगी तब भी कैपेसिटी। तो अब मसला ये है कि भाई आप में नहीं आ रही, तो 20,000 मेगावाट से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते, आपके पास ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है, तो लोड शेडिंग भी होगी। उसके बावजूद चोरी भी होगी। पर तो काम हुआ ही नहीं है, प्रोडक्शन पे काम है। फर्नेस ऑयल पे बनाया गया इंतहाई महंगे पे, और तो बिजली बना बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम नहीं है। देखिए अब मसला ये, फर्नेस ऑयल वाले, गैस के और इसके अलावा डीजल के जितने प्लांट हैं वो तो चला ही नहीं सकते हैं, वो तो बहुत महंगी बिजली बनती है। पहले तो हुआ ना, पहले हमने मुआहदे किए हैं, बिल्कुल है। 4-5 साल तक तो इतना महंगी और इतनी सामने हमारे कि हम पेट्रोल जो फर्नेस ऑयल जला रहे हैं, पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं, फर्नेस से वो बन रहे हैं। कितनी खतरनाक, कितना महंगा था, और महंगी से हम बना रहे हैं। हम जो है धात खरीद रहे हैं लोहे की, और उसको सोने के दाम जो है कन्वर्ट कर करके अपने ऊपर हम जो है। देखिए इसमें एक और काम भी हुआ, मैं आपको बताऊं कि जब हमने लगा लिए पावर प्लांट फर्नेस ऑयल वाले, तो हमारी रिफाइनरीज ने भी फर्नेस ऑयल बनाने शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि जब हमें फर्नेस ऑयल की बिजली महंगी बहुत पड़ी, तो हमने फर्नेस ऑयल की बिजली के प्लांट बंद कर दिए और उनको कैपेसिटी पेमेंट देना शुरू कर दी। तो जो हम पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं जो तेल से बनाती हैं डीजल, पेट्रोल, जो मुआहदे हुए हैं इनकी मुद्दत है 30 साल के मुआहदे, कोई 2-4 दिन के मुआहदे नहीं है जी। 30 साल तक पैसे अदा करने, जी हाँ जी, सिर्फ पैसे अदा करने। डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे आज भी जिक्र नहीं है बजट में कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह फैलाया जाएगा, इस पर कोई एलोकेशन नहीं किया, नहीं है, जैसे कोई मसला ही नहीं है, इस पर कोई पैसे का एलोकेशन नहीं किया, एलोकेशन ही नहीं है। और जो है देने का एलोकेशन मौजूद है और उसको बचाने का कोई एलोकेशन नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि अब क्या हुआ कि जो रिफाइनरीज हैं उनके पास इतना फर्नेस ऑयल जमा हो गया कि उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं थी, रिफाइनरीज को बंद करना पड़ा। अब दोबारा से रिफाइनरीज को कहा गया है कि भाई आप इसको किसी तरह से, क्या काम है अब तो बिजली तो लिहाजा फर्नेस ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए कि उसे डीजल में या दूसरे फ्यूल में कन्वर्ट किया जाए, अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यानी हम हर तरफ से फंसे हुए, ऐसे गलत फैसले किए, लगता है अनाड़ी लोगों ने फैसले किए, कोई समझदार आदमी नहीं। ये जो गफलत है मुजरमाना है, ये अनाड़ी खिलाड़ी की बात नहीं है। अनाड़ी तो बिठाया भी किसी ने ना। इसकी एक ही बात है, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ये बात ये कि पाकिस्तान की जब बुनियाद रखी गई, हमें आज़ाद किया गया, तो एक ही नज़रिए के तहत हमारे जो आज़ाद करने वालों ने रखा कि इसको डिस्टेबलाइज करते रहो। मैं
थोड़ी थोड़ी मैनेजमेंट रखो कि ये कोई मैनेज होते रहें, चलते रहें, ज़िंदा भी रहें, मरते रहें, उठते रहें, लेकिन ये इस ग़ुलामी के खोल से ना निकल सके। शायद यही बात है कि हमें कभी भी पनपने नहीं दिया जाता। एक तरफ हमसे कहा जाता ये कर्ज़ा ले लें, दूसरी तरफ कह दिया जाता सूद दे दें, तीसरी तरफ कह देता उसकी भी तो आपकी पाबंदी है, आपने तो मुआहदे किए हुए हैं, स्वैरन एग्रीमेंट है आपके, एकॉर्ड हैं आपके, तो आपको तो सब देना है। तो उठ ही नहीं सकते। ये सोचने वाले शायद सोच ही नहीं रहे, वो ज़हनी इफलास का भी शिकार हो गई ना कौम। ये बिल्कुल सोचती सही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई है और उस पर वो कोई सोचने वाला नहीं है, तो ये हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि यहाँ जो है सब तरह के ज़हनी इफलास का मतलब है हम सोच से इतनी महरूम हो चुके हैं, बेहिस की हैसियत से देख रहे हैं कि हम कर्ज़े भी ले रहे हैं और जो है हम कुछ नया कर भी नहीं रहे। हमने ये बजट को एक अजीब सा खेल बना दिया है कि उसके अंदर जो है खर्चे ही खर्चे हैं, कोई बचत का सामान नहीं है। किसी को 70 अरब रुपए के तौर पे मार दिया गया है सैलरीड पर्सन को और उनके टैक्स के नाम पर, और उसका कोई भला नहीं होना है, उससे कुछ भी नहीं निकलना है। कहाँ कहाँ जो है फिगर 7,000 अरब रुपए पे जा रही है और 70,000 रुपए की खातिर जो है ना, अरब रुपए की खातिर आप ये सब खेल खेल रहे हैं। बड़े पहलू आपका मैं बहुत ममनून हूँ, बड़े पहलू नए पहलू उजागर हुए हैं। इस पर सोचते नहीं या सोचने नहीं दिया जाता, अगर लोग बोलते नहीं या बोलने नहीं दिया जाता। हम ऐसे कहत की हालत में है कि यही है कि दस्ते दुआ उठता है कि खुदा खैर करे, हमें दलदल से मचा दे। ये मायूसी नहीं है, ये हक़ाइक़ हैं, इसका तस्करा होना चाहिए, आँखें खुलनी चाहिए, चश्म कुशा होना चाहिए हमको। बेशक। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान माहिर इक़्तिसादियात शाहिद अली साहब के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में और होंगे और यही फ़ुक़हा होगी हमारी और यही जो है सवालात होंगे और शायद कि दिल में उतर जाए कोई बात। इस उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात में आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात करके फिर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।